जी जी, जरा उस्मान शाहिद साहब, डॉक्टर साहब की तरफ हम बढ़ते हैं। आपसे जरा इसमें ये राय लें कि ये आपकी समझ में क्या आता है कि मैरिटाइम सिचुएशन में, ज़माने अमन में, अब हम जाहिर है कि कोई फौजी कार्रवाई तो उसके जवाब में नहीं कर सकते, बट व्हाट आर पाकिस्तान ऑप्शंस किसी रीजनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस बात को कहीं हाईलाइट करने के लिए, व्हाट कैन पाकिस्तान डू इन योर अंडरस्टैंडिंग? जी जी, आपका उस्मान साहब अपना माइक जी जी, मेरे ख्याल में मैं अपना जो मैम है उनके अपना जो उन्होंने अपना नैरेटिव अभी शेप किया उसी को मैं सेकंड करता हूँ कि रीजनल और इंटरनेशनल डायनामिक्स से ज़्यादा हमें जो हमारे इंटरनल जो डायनामिक्स हैं उसको देखना पड़ेगा। हम इंडिया को नो डाउट बैश कर सकते हैं पूरे 1 घंटे के अंदर है, लेकिन हमें देखना है कि 2024 के अंदर जब मार्च के अंदर बिशाम के अंदर चाइनीज़ जो वर्कर थे, जो हमारे स्ट्रेटेजिक अपना इंटरेस्ट के हामिल जो मंसूबा था दासू डैम उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो वहाँ पे जो अप्रैल के महीने में गवर्नमेंट की रिपोर्ट सामने आती है जिसके अंदर कैटेगोरिकली इस चीज़ को मेंशन किया जाता है कि सिक्योरिटी लैप्स जो थे वो बड़े ग्रोटेस्क मैनर के अंदर अंजाम दिए गए जिसके अंदर बुलेट प्रूफ तक वो अपना बस नहीं थी है, लेट अलोन कि हम बात करें कि वो बम प्रूफ थी है। और मेरे पास अभी कुछ फैक्ट्स मैं अपना देख रहा था कि इसके हवाले से जो अपना कंटेंट सामने आता है कि कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी थी उस वक्त, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो एक्टिव नहीं था और अकाउंटेबिलिटी नहीं अपना उनकी हुई, अपना जो सिक्योरिटी हमारे सिस्टम के अंदर शामिल लोग थे स्पेशली जो चाइना को अपना देख रहे थे, चाइनीज इंजीनियर को, क्योंकि वो रिपीटेडली हम अटैक देखते हैं। कभी कराची की यूनिवर्सिटी के बाहर अपना कोई फट रहा है चाइनीज अपना कंफ्यूशियस सेंटर की गाड़ी के बाहर, और फिर दूसरा जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स हैं एसओपीज की ग्रॉस वायलेशन की गई है बिशाम अटैक के बाद। तो एक ह्यूमिलिएशन थी, एक जो पाकिस्तान की रियासत को बर्दाश्त करना पड़ी क्योंकि जिस तरीके से बीजिंग ने उसको रेप्रिमांड किया और $25 लाख हमें पे करना पड़े उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन के तौर के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये अपना इंट्रोस्पेक्शन का एक मोमेंट है कि पाकिस्तान को नेक्टा को वो क्या काम कर रहा है नेक्टा हमारा। और फिर उसके अलावा जो 2015 में एक अंडरस्टैंडिंग थी जो कि तमाम स्टेक होल्डर के साथ अपना हमने पेशावर अटैक के बाद ये नैप बनाया था, नेशनल एक्शन प्लान। तो मेरे ख्याल में हमारे जो रियासती इदारे हैं उन्हें भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा और जो सिक्योरिटी का पूरा एक सिस्टम है उसे रीएवैल्यूएट करके रिकंसेप्चुलाइज करने की जरूरत है। और उसके अलावा हमें उसमें तो वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन थी, आपकी हुकूमत ने मौलाना साहब के सामने घुटने टेक दिए। अब उनको हाथ कोई नहीं लगा सकता, जहां मर्जी वो रजिस्टर कराएं, चाहे तो गली के मोहल्ले के अंदर रजिस्टर करा लें, तो चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में करा लें। हमारी तो समझ से बाहर है कि वो क्या निज़ाम है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी, सरकार भी कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान जो है वो अपना, अगर गवर्नमेंट को हम देखते हैं तो कराची के अंदर जो है वो, सिंध के अंदर जो अब काम कर रहे हैं चीनी अपना हमारे ताजर बरादरी, वो सिंध हाई कोर्ट तक गई हुई है, पुलिस के खिलाफ है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट एट लार्ज टोटल जो है डिसफंक्शनल हमें जो है ना पूरा पैराफर्नेलिया नजर आ रहा है। और उस तरफ हम, अगर मैं थोड़ा सा भी देख रहा था फैक्ट्स एंड फिगर को कि गवर्नमेंट ने अभी तक पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात के हवाले से और उनके टॉकिंग पॉइंट्स तो सारे तय कर लिए हैं कि क्या बात करनी है, अगला राउंड कब करना है, लेकिन हम कंसेंसस नहीं देखते। और गवर्नमेंट की सेंस ऑफ सीरियसनेस बड़ी पुअर है इस हवाले से कि पिछले साल डेडलीस्ट ईयर था, 10 साल में 9 साल के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे जितने अटैक हुए हैं उससे 63 गुना ज्यादा अटैक पिछले साल लॉन्च किए गए हैं। और तकरीबन 383 जिसके अंदर कमीशन ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं उनकी शहादत हुई है। और उसके अलावा 101,612 जो सिविल और मिलिट्री हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी शहादतें हुई हैं। और ये चीज पिछले 1 साल का पैटर्न है, सिस्टमेटिक है। और इंडिया इसकी टाइमिंग के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप वहां ये शेयर करने के लिए उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, ये स्टैट्स शेयर करने के लिए। आपने कहा 1 घंटा हम इंडिया बैशिंग कर सकते हैं, हमें इंडिया बैशिंग का शौक नहीं है। इसी चैनल पे बैठ के मैं इंडो पाक डायलॉग करता हूँ, वहां पे बहुत अच्छे लोगों से बात होती है और हम कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई बढ़े। लेकिन आपने ही पॉइंट आउट किया, पिछले 1-2 साल के अंदर इंटेंसिफाई हुआ है ये मामला। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम सिचुएशन जो हमारी समझ में नहीं है कि वो क्या है,
कि ये और हमारी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं उसके अंदर देखने में आता, ना सफारती सतह पे ना किसी और सतह के ऊपर, कि ये मामला इंडिया के साथ टेकअप किया जाए। उनके आर्मी चीफ और उनका हर आदमी, इंडियन मीडिया आप देखें तो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट करार देने पर रोज तोले हुए होते हैं। इनकी अपनी जो हरकतें वो इन्हें नजर नहीं आती। डॉक्टर साहब, ये सिचुएशन है, आप जरा अपनी असेसमेंट दीजिएगा कि व्हाट इज ऑल दिस अबाउट। आपका माइक ऑन कीजिएगा काइंडली। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल एम्बेसडर नायला चौहान का जो उन्होंने आज बात की है, बड़े अरसे के बाद मैंने किसी जरूरतमंद एम्बेसडर को ऐसे बात करते देखा है। मुझे लगता है कि वो अब पाकिस्तान के हक में बात करना चाहती हैं और वो किसी जॉब सीकिंग की तरफ नहीं देख रही, एंड दैट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, बात ये है क्योंकि अभी जो भी गवर्नमेंट पोजीशंस पे रहता है तो वो अगली गवर्नमेंट से कुछ और पोजीशंस लेना चाहता है, लेकिन पॉइंट ये है कि मेरा पाकिस्तान का बन क्या रहा? मैं क्या पूरी जिंदगी हमले की मजम्मत करता रहूंगा? क्या मैं ये आपको बताता रहूं कि सदर ममलकत ने ये कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ खुदा न खास्ता ने ये कहा, मोहसिन नकवी जिनका मुझे अभी तक पोर्टफोलियो क्लियर नहीं है कि इज ही लुकिंग फॉर द पीसीबी और इज ही द इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रल में जाते हैं जबकि ये काम उनका नहीं है। बल्कि मैं ऑनरेबल आज मैं उनका बहुत रिगार्ड से नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं पहली दफा बहुत इंप्रेस हुआ किसी इन्वेस्टर से कि उन्होंने जरूरतमंदाना तरीके से 2 पॉइंट उठाए। एक तो नेशनल एक्शन प्लान और दूसरा उन्होंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब ये दोनों पोजीशन मुझे बताएं पाकिस्तान में कहाँ है? एक तो हमारा पिछले साल में नालायक आदमी था जिसको इमरान खान के दौर के अंदर 100 पेजेस दिए थे, किसी एमफिल के थीसिस लिखने वाले ने वो लिखे और उसमें बाजवा साहब भी थे और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक नेशनल सिक्योरिटी 100 सफों का एक पेज बनाया और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट और फौज एक पेज पर है। अच्छा, उसमें इकोनॉमिक सतह की सारी बातें दिखी, लेकिन वो इतना थर्ड क्लास पीस था कि एम्बेसडर साहिबा खुद बता सकती थी कि उनकी अंग्रेजी किस दर्जे की थी और उसमें वो कहना क्या चाहते थे, मुझे आज तक पता नहीं चला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की नेशनल एक्शन प्लान की। तीसरी मुझे बताइए कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट, अरबाब शहजाद थे, बहुत अच्छी मिनिस्ट्री पे थे, फेडरल एडवाइजर थे और इस पे उन्होंने काम करना चाहते थे। उनको आज तक इस पर उनको बात नहीं करने दी कि वो बॉर्डर मैनेजमेंट पे बात कर सके कि हमारे पास 24 खुले बॉर्डर है, हमारा वाखान कॉरिडोर है, हमारा एक कॉरिडोर जो है वो सिलीगुड़ी में मिलता है बांग्ला की तरफ, हमारे इतने सारे बॉर्डर्स हैं, उस बॉर्डर मैनेजमेंट पे हमें कोई काम नहीं करने दिया जा रहा और फिर हम मुसम्मत करेंगे। मैंने फिर पूछा कि ये जो दाखिला मोहसिन नकवी है, मुझे ये बताएं कि एम्बेसडर साहिबा से कि क्या इनके पोर्टफोलियो इजाजत देता है कि ये जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रल अटेंड करे। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी बात ये हुई कि वजीर आला बुगटी सरफराज जो है, सरफराज अहमद बुगटी, ये पहले इंटीरियर रहा है और फिर इंटीरियर के बाद वजीर आला बना दिए गए और ये डेवोस में गए और डेवोस में जो है वो पाथ फाइंडर ने उनको बुलाया और ये भी उन्होंने किस तरह से बुलवाया या बुलाया गए या उनको फोर्स करवाया गया कि इनको बुलाएं ताकि ये थोड़ा सा घूम घाम आए। यकीन करें, डेवोस के ऊपर पूरी दुनिया में एम्बेसडर्स का काम ये होता है कि वो बिजनेस लेते हैं, B2B करते हैं, G2G करते हैं, अजनास बेचते हैं, बिजनेस लेकर आते हैं, पोर्टफोलियोज लेकर आते हैं। इनके पास क्या था? आपके पास जो है वो अब्दुल्ला काकड़ गया, वो क्या लेकर गया? आपके पास जो है ये सरफराज बुगटी लेकर गया, क्या बलूचिस्तान का पूरा बिजनेस प्लान लेकर गया था? नहीं लेकर गया था। और इसके बाद ये मुजम्मत करे तो मुझे ये क्यों अच्छा लगेगा, आप बताएं। अच्छा, मुजम्मत में इन अफराद ने वही रवायती अल्फाज इस्तेमाल किए, मसलन किला कमा कर देंगे, 76 साल से मैं किला कमा नहीं कर सका। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये छुपने की जगह नहीं मिलेगी, कटहरे में लाएंगे, अमन का कहवारा बनाएंगे, अमन खराब करना चाहते हैं, मुस्तरद करते हैं, अवाम साथ है। किधर अवाम आपके साथ है? आपकी इस गवर्नमेंट को वो नहीं मानती, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को। और आपके जो इन्वेस्टर्स डॉक्टर इन्वेस्टर नायला चौहान के अलावा, क्योंकि आज मैं इनसे बहुत खुश हूँ, आज इन्होंने गयूर पाकिस्तानी होने का जो है ना वो आज अदा कर दिया है। नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड, हैट्स ऑफ टू यू एम्बेसडर। अच्छा, 12 बाकी इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है। 5-6 एम्बेसडर मिलकर उन्होंने कंपनियां बनाई हैं और उन्होंने जो है वो बाकी जो है वो चाइना से फंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल से रिसर्च के 4 फंड मिल रहे हैं और उनको वो चीजें नहीं मिल रही और उसके अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत
कोई ना कोई कोशिश करके अपने सीवी घुसा रहे हैं ताकि वो उनको दोबारा से इन्वेस्टरशिप मिल जाए, या चलो डिप्टी चीफ अटैची जनरल कुछ इस तरह का कुछ मिल जाए, या डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बन जाए। अच्छा, लेकिन असल बात यह है कि सर 18 बच्चों की शहादत के बाद ये अल्फाज खिलौने लगते हैं, खिलौने। आप ये मुझे बहुत बताएं, अनफॉर्चुनेट, वेरी ये है बैड। कि एक तो उन्होंने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट्स उठाए कि नेशनल एक्शन प्लान नंबर 1, भाई भेद तो है ना, कोई अंदर तो है, वो कौन है तुम्हारी बिल्कुल दुनिया, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस दुनिया की बिल्कुल ताकतवर इंटेलिजेंस है, जिसका इम्पोर्टेंट चीज बात अब है। है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले वो सिर्फ लोगों को मार रहा है, कुट रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, हिरास कर रहा है। मुझे ये बताएं कि अगर चीन के अंदर 2 बंदों की उनकी वो कत्ल होता है, तो उन्होंने हंगामा कर दिया और उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स बंद करके आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क बनाया, सिक्योरिटी फर्स्ट, सिक्योरिटी फर्स्ट, सिक्योरिटी। मुझे बताएं कि मेरे 80,000 शहरियों की शहादत हो चुकी है। मुझे बताएं कि एक अमेरिकन खातून आई है, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है या नहीं है, जिस तरह से भी आई है, उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि इतने पैसे मुझे दो, मेरे साथ मुझे किसी ने डिसीट किया है, मेरे साथ फेक आईडी के साथ मिलकर मैं बहरहाल पाकिस्तान आती हूँ, मुझे इतने डॉलर दो, मैं वापस आता। उनके शहरी महफूज है। चाइना के शहरी के ऊपर अगर कुछ हो जाता है तो हंगामा खड़ा होता है सिर्फ 2 से। हमारे खून की कीमत नहीं है ये मसला। ये लोग मेरी सिक्योरिटी एजेंसीज मेरे पाकिस्तानियों को मामूली समझती है, इनकी इज्जत नहीं करती। क्यों? मेरे 80,000 की शहादत होगी, इसका जवाब पूछे। नेशनल एक्शन प्लान इन पर काम क्यों नहीं करते, और नेशनल एडवाइजर हमारा क्यों नहीं है? एम्बेसडर साहबा, ये बताइए कि टारगेट क्या है इन कार्रवाइयों का? ये सीपैक है, चाइनीज वर्कर्स हैं, बलूचिस्तान है, या पाकिस्तान? what is the real target? I think they have basically several targets. It's not one target. सबसे बड़ा तो इसे कहते हैं ना, प्रोपोगंडा बाय डीड। तो आपके अंदर एक मायूसी लाना, आपके अंदर एक जो है ना, मतलब जब आपके अंदर मायूसी आ जाए, फिर आप खड़े होके जंग नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। तो ये सबसे पहले तो ज़हनों को माऊफ करने के लिए है। फिर आप देखिए कि उनका एजेंडा, आप 2005 के मैप्स रैंड कॉर्पोरेशन के थे, पाकिस्तान की फ्रेगमेंटेशन, और उसमें किस तरह से एक नया नक्शा होगा जिसमें बलूचिस्तान अलग होगा, पंजाब अलग होगा, केपीके अलग होगा, सिंध अलग होगा। यू मस्ट हैव ऑल सीन इट। ये एक कैनेडियन बेस्ड स्कॉलर थे डवसिचोव्स्की, रशियन ओरिजिन के अमेरिकन, जिन्होंने ये रैंड कॉर्पोरेशन के साथ बनाया था, और मैं उनसे जाती तौर पे मिली भी थी, और मैं बड़ी परेशान हुई। तो मैंने उनको तलाश किया और मैंने उनसे जाके बात की। मैंने कहा डवसिचोव्स्की से कि प्रोफेसर, हाउ हैव यू कम अप विद दिस प्रपोजल वेयर पाकिस्तान के इतने तिक्के तिक्के हो जाएंगे? क्या ये अमेरिकन एजेंडा है जो आप रैंड कॉर्पोरेशन के थ्रू पब्लिक पे ला रहे हैं? तो बड़ा उसने जो है ना सोच के मुझे जवाब दिया। उसने कहा, एक्सेलेंसी, ये अमेरिकन एजेंडा नहीं है, ये आपके मुल्क के अंदर एजेंडा है, और जिस टेंजेंट पे आप जा रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं है कि आप खुद इस प्लान को बरोएकार लाएंगे अगर आप अपने आप को सुधारते नहीं हैं। मेरा ये रिसर्च सिर्फ एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को। मतलब जिस तरह उसने इस बात को किया, मैंने बात को लिखा, मैंने कहा चिफ्सडॉव्स्की को बुलाइए पाकिस्तान और सुनिए ये क्या कह रहा है, ताकि हमें एहसास हो कि हम जिस बेखबरी में जा रहे हैं और एक डिल्यूजन में है, वो हमें किस राह पे ले जा रही है। बिकॉज जिसको देखें उससे ज्यादा सेल्फ राइटियस इंटेलेक्चुअल कोई है नहीं, लेकिन मुल्क किधर जा रहा है, there's a gap। तो लेकिन ये कहा, जी प्लीज कंटिन्यू। आपको कर रहे हैं,
आप खुद अपने आप को ये हथौड़ा मार रहे हैं, ये आप अपने आप को खुद इस जगह पहुंचाएंगे, किसी बाहर से आने की जरूरत नहीं है।